दोस्तों आज की डेट में हम देख रहे हैं कई सारे लोगों को कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि बीमारियां, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी। और उसके कारण अगर आप देखें तो कई जगह पे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कई घरों में बहुत हिंसा का माहौल हो रहा है, मारपीट और इस तरह के बिहेवियर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दोस्तों आज मैं इन सभी चीज़ों के सॉल्यूशंस आप तक लेके आया हूँ एंड मैं आज बैठा हूँ कशिका जी जैन के साथ। ये ज़बरदस्त पॉडकास्ट आप सभी को हेल्प करेगा ये अंडरस्टैंड करने में कि कैसे बड़ी से बड़ी साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को आप ठीक कर सकते हैं अपनी थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ, और किस तरह की हेल्प उसके लिए आपको चाहिए। तो जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं तो हर बार सर्टेन लेवल डाउन चले जाते हैं। तो वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा रिपीट हो गई है कि वो सर्टेन लेवल डाउन ही चल रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, उसके पेरेंट्स मेरे पास आए, बोले ये लड़का है ना कम से कम दिन में 5 बार फेस वॉश करता है एंड कम से कम रोज़ 3 बार ये स्टीम लेता है। बोलता है कि नहीं मेरे को कुछ ना कुछ हो जाएगा, मैं स्टीम ही लेता रहता है। तो ये ओसीडी का ही सिम्टम मुझे लगता है एंड अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मतलब व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर दिस, हाउ द पर्सन कैन बी क्योर्ड। मुझे ये पता चला कि जैसा हम सोचते हैं हमारे अंदर वैसे परिवर्तन आते हैं। आपने रिमोट कंट्रोल क्यों दे रखा है दूसरे को? आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए कि मुझे आज ये लेवल अचीव कर लिया, मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाना है, तो मुझे अपने लिए जाना है और अपनी स्पीड से जाना है। से मेरा टेस्ट पेपर फाड़ के पूरी क्लास के सामने ऐसे बोल दिया था, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, 0 नंबर लाई हो। और मुझे आज भी याद है वो टीचर का कसूर था कि वो एक बच्चा अगर कमज़ोर है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और वो मैथ्स की क्लास थी मेरी, मैथ्स में नहीं थी अच्छी, हर बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन क्लास में मेरे साथ इस तरीके का बिहेवियर, मुझे इतना ज़्यादा बेइज्जती फील हुई कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं सच में किसी लायक नहीं हूँ। और वो जो सारी आवाज़ें मेरे दिमाग में थी कि लड़की ऐसी है वैसी है, वो एक्टिव हो गई थी। जो भी लोगों का नेगेटिव फीडबैक है, उसके खुद के जो भी एक्सपीरियंसेस है, वो इतने एक्टिव हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया। तो वर्थलेस फील करते ही, हेल्पलेस फील करते ही, होपलेस फील करते ही वो इंसान अंदर अंदर सुसाइडल प्लान करने लग जाता है। और कोई वैसे ही अपना सोशल मीडिया अकाउंट पे बहुत ज़्यादा पोस्ट कर रहा है, तो यानी कि उसके अंदर लोनलीनेस है, उसका कोई है नहीं बातचीत करने वाला। वो चाह रहा है कि पब्लिक इंगेज हो, कोई कनेक्टिविटी हो, उसका कोई सर्कल बने, कुछ तो हो, उसे अच्छा फील हो, और वो बीच में एकदम से गायब हो गया। तो यानी कि उसके एफर्ट्स वो वहाँ से भी काम नहीं कर रहे हैं, फिर वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। तो जैसे आज बोला जाता है कि बहुत सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक ही है, तो उनको ठीक करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस हैं और कौन कौन सी बीमारियां साइकोसोमेटिक है? क्या जैसे डायबिटीज़ या इस तरह की चीज़ें भी साइकोसोमेटिक है? कहा था भाई तुम ये मेडिसिन नहीं लोगे तो तुम ठीक ही नहीं हो सकते, और प्रॉब्लम ये है कि वो 10-10 साल से वो सिर्फ मेडिसिन ही ले रहे हैं एंड उसके कारण वो सोते भी ज़्यादा हैं, 9-9, 10-10, 12-12 घंटे वो सो रहे हैं। जब तक वो सो रहे हैं ठीक हैं, उठने के बाद वापस से उनको डिप्रेशन सा फील होता है। तो आपके पास तो ऐसे हज़ारों केसेस आते होंगे, ऐसे लोगों की हम कैसे हेल्प करते हैं? डिप्रेशन पे मैंने एक बुक भी लिखी है, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आज की डेट में हम देख रहे हैं कई सारे लोगों को कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि बीमारियां, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी। और उसके कारण अगर आप देखें तो कई जगह पे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कई घरों में बहुत हिंसा का माहौल हो रहा है, मारपीट और इस तरह के बिहेवियर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब्यूजिव लैंग्वेज बड़ी कॉमन होती जा रही है, सिगरेट का नशा, दारू का नशा या ड्रग्स एडिक्शन ये बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आज मैं इन सभी चीज़ों के सॉल्यूशंस आप तक लेके आया हूँ एंड मैं आज बैठा हूँ कशिका जी जैन के साथ। ये ज़बरदस्त पॉडकास्ट आप सभी को हेल्प करेगा ये अंडरस्टैंड करने में कि कैसे बड़ी से बड़ी साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को आप ठीक कर सकते हैं अपनी थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ, और किस तरह की हेल्प उसके लिए आपको चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानता हो जो ओसीडी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या हाइपरटेंशन, इस तरह की किसी भी साइकोलॉजिकल इशू से या किसी भी तरह के रिलेशनशिप इश्यूज से गुजर रहा है, तो उस तक ये पॉडकास्ट आप ज़रूर पहुंचाइएगा, बिकॉज इट कैन हेल्प देम अ लॉट। आइए स्वागत करते हैं कशिका जी जैन का, जो कि एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत सारे ओसीडी से लेके बहुत सारी साइकोलॉजिकल बीमारियों के पेशेंट्स को रोज़ हील करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, उनको परामर्श देते हैं एंड उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं। नमस्कार कशिका जी, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। गुड टू सी यू हियर। मैं कहूँगा कि आपके बहुत सारे वीडियोज़ मैंने देखे और उन वीडियोज़ में मुझे ऐसा लगा कि आप काफ़ी सारे लोगों की काफ़ी हेल्प करती हैं और
क्यों ना हमारे दर्शकों में भी कई सारे सवाल मेरे पास बार बार आते हैं कि सर OCD मुझे है, उस OCD का क्या ठीक हो सकता है, क्योंकि मैं भी प्राणिक हीलिंग वगैरह तो कुछ ऑल्टरनेट हीलिंग थेरेपी वगैरह मैं इस्तेमाल करता हूँ, जिसके कारण काफ़ी लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आज आपके थ्रू हम सीखेंगे कि कैसे हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। सो हाउ यू डूइंग एंड हाउ इज़ योर लाइफ? या लाइफ इज़ फैंटास्टिक एंड सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी कि हम लोग ये पॉडकास्ट जो कर रहे हैं, जैसे आप भी सर अपनी वीडियोस के थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं जी। लोग आपकी वीडियोस से इतना बेनिफिट ले रहे हैं, इसी तरीके से जैसे मैं भी वीडियोस के थ्रू उन लोगों की हेल्प करती हूँ हमेशा जो डायरेक्टली शायद हम तक नहीं पहुँच सकते। करेक्ट। क्योंकि अभी भी मेंटल हेल्थ इशू लोगों के लिए एक स्टिग्मा है, एक टैबू है। बॉडी के लिए तो जैसे आप जानते हैं ईजिली लोग बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ऐसे बहुत इजीली ओपन अप कर देते हैं, लेकिन अगर मेंटल लेवल पर कोई भी इश्यूज होते हैं तो अभी भी वो छुपाते हैं। तो वो लोग जो घर में छुप कर अपना इलाज करना चाहते हैं, तो वीडियोस बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए बहुत सारे लोगों की बहुत मदद होने वाली है। एब्सोल्युटली, फॉर श्योर, क्योंकि आपके मैं वीडियोस पे कमेंट्स भी देख रहा था, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स थे लोगों के, काफ़ी सारे व्यूज़ भी हैं। इसका मतलब लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स को जूझ रहे हैं। मेंटल सिकनेस को तो सिकनेस माना ही नहीं जा रहा है, मतलब आदमी मानने को ही तैयार नहीं है कि मैं बहुत दिनों से नेगेटिव हूँ, इसका मतलब मैं बीमार हूँ। ये बीमारी है फॉर श्योर। तो आपका इस पे सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपकी बेसिक जर्नी क्या रही है कशिका जी, कहाँ से आपने शुरू किया एंड किस किस तरह के पेशेंट्स को आप हील कर पाए, व्हेन वाज द ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ? सबसे पहले जैसे मैं अपने बचपन के बारे में आपको बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे खुद बहुत सीवियर एंग्जाइटी इश्यूज़ थे। मेरा पूरा स्कूल टाइम एक मेजर सिम्टम पेट दर्द से गुजरा। मतलब मेरे को इतना सीवियर पेट दर्द होता था उस टाइम पर। कोई कहता था इसको नाप उतर गई है, कोई बोलता था इसके पेट में कीड़े हैं, कोई बोलता था कि कुछ तो और प्रॉब्लम है, इसको कोई ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहा है। क्योंकि हर दूसरे दिन मेरे फादर मुझे डॉक्टर के लेकर जाते थे, वो कुछ चेक करते थे, दवाई देते थे और दवाई खाकर थोड़ी देर का कुछ रिलीफ मिलता था, क्योंकि वो साइकोजेनिक पेन था। साइकोजेनिक पेन भी जो दिमाग प्रोड्यूस कर रहा है वो बॉडी में ऐसा फील होता है जैसे रियल पेन हो। सो वो थोड़ी देर में के लिए रिलीफ हो जाता था, लेकिन वो फिर से बार बार वही पेन फील होता था। उस टाइम पर कोई अवेयरनेस नहीं थी कि ये कोई एंग्जाइटी है, क्योंकि एंग्जाइटी शायद ही कोई जानता होगा उस वक्त जब मैं छोटी थी। सो मुझे पता है कि एंग्जाइटी एक्चुअल में फील कैसे होती है, और जो एक सफ़रर होता है वो शायद बहुत अच्छा हीलर बन सकता है, क्योंकि उसको पता होता है कि कोई इंसान झूठ नहीं बोल रहा है, उसको सच में बाहर से आपको एंग्जाइटी दिखाई नहीं दे रही है। वो जिस पर्सन को फील हो रही है वो जानता है कि एंग्जाइटी कैसे फील होती है। क्या वो सांस का अटकना होता है, क्या वो दिल का तेज़ धड़कना होता है, क्या वो पेट में ऐसा दर्द होता है जिसे आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। और उस टाइम पर इतना ज़्यादा आपको परेशानी होती है, ऐसा लगता है कि घुटन हो रही होती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि बस मुक्ति मिल जाए। ऐसे सिम्टम्स भी आते हैं अगर आपको बहुत सीवियर एंग्जाइटी होती है। तो मैंने खुद अपने बचपन में बहुत एंग्जाइटी इश्यूज़ को फेस किया है। उसके भी रीजंस थे और मैं बहुत ही ओपन हूँ, मैं अपनी वीडियोस में बहुत बार बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्लिम थी और उस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ता था। लोग बोलते थे कि बिल्कुल एकदम पतली सी है, हैंगर पे कपड़े लटका दिए हैं, इस तरीके के। तो किसी भी बच्चे को डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा कि अगर उसके कलर को लेकर, उसके स्ट्रक्चर को लेकर कहा जा रहा है कुछ भी। तो मुझे नींद भी नहीं आती थी, कई कई रातें ऐसी होती थी हफ्ते में जिसमें मैं पूरी पूरी रात सोचती रहती थी कि मैं इतनी ज़्यादा पतली क्यों हूँ। और मैं इस चीज़ से ना थोड़ा सा रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे ये था मैं थोड़ा सा काला सा हूँ, सांवला सा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था मैं काला बहुत हूँ। और मुझे ऐसा लगता था मेरे दोस्त लड़कियों से बात कर लेते थे और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था किसी से बात करने का, और मैं भी घंटों शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप क्रिटिसाइज करता रहता था। सो आई कैन रियली रिलेट टू दिस। बिल्कुल। तो सर क्या होता है, हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी पर्सन को आज OCD है, एंग्जाइटी है, उसको डिप्रेशन है, तो वो बैठे बैठाई नहीं आ गई है। उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, उसको कैसा एनवायरनमेंट मिला है, उसकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग कैसे हुई है। शुरुआती 8 साल आपके आगे के 80 साल तय कर देते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में क्या डंप किया जा रहा है। सो जो भी पर्सन आज वो 20 साल का है, 30 साल का है, 40 साल का है, आज उसको जो भी वो सफ़र कर रहा है वो तिल तिल करके मानव बम बना है, जो कि बस अभी आपको फटता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो कुछ लोग क्या होते हैं कि वो धीरे धीरे स्पार्किंग होती रहती है और कुछ एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं। सो वो ऐसे तैयार होते हैं, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है इस चीज़ को कि बॉडी शेमिंग एक बच्चे के साथ हो रही है। आज तो मुझे टर्म्स पता है कि इंसोम्निया की भी प्रॉब्लम थी, एंग्जाइटी की थी, बॉडी शेमिंग थी, लो सेल्फ स्टीम था। सो आज पता है ये सब, लेकिन उस वक्त नहीं पता था। तो एक एंग्जाइटी नहीं होती है, एंग्जाइटी मल्टीपल डिसऑर्डर्स लेकर आती है, जिन्हें अगर सेपरेटली डायग्नोस करें हम तो पूरा डायग्नोसिस से हमारा पेज भर जाता है कि इस पर्सन को मल्टीपल इश्यूज हैं। जैसे क्या क्या इश्यूज होते हैं? जैसे अगर एंग्जाइटी है तो इंसोम्निया तो आएगा ही, मतलब नींद कम होगी, नींद की प्रॉब्लम तो होगी ही होगी उस पर्सन को। उसको फियर्स तो डेवलप होंगे ही होंगे, तो कुछ फियर्स फोबियाज उसको डेवलप हो जाएंगे। आईबीएस का प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि आपका गट अफेक्ट होगा उससे, तो वहाँ पर आईबीएस की प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो उसमें पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोग बहुत कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता उनको बार बार वॉशरूम जाने की अर्ज होती रहती है। तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग सा सिंड्रोम है ये। तो ये एक एक्चुअली क्या है, बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है कि आपको कुछ अपने अंदर ठीक करना है। तो एंग्जाइटी अकेली नहीं आएगी, वो लो मूड भी रखेगी। अगर वो लो मूड आपने मेंटेन कर लिया तो कुछ टाइम बाद आपको डिप्रेशन डायग्नोस हो जाएगा कि आप डिप्रेशन में भी चले गए हैं। एंग्जाइटी के मल्टीपल ब्रांचेस हैं आगे चलकर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर, आपको पैनिक अटैक आ सकते हैं, आपको ओसीडी हो सकता है। ओसीडी आजकल बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। आप ये देखिए, मेरे पास अगर मैं 10 पेशेंट देख रही हूँ तो 10 में से 9 ओसीडी के पेशेंट होते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ओसीडी ठीक हो सकता है? 100% क्योर हो जाता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब देखिए, कोई भी अगर परेशानी है तो आपके अंदर केमिकल्स तो लो हो ही जाएंगे। तो ये कहा जाता है कि सेरोटोनिन लेवल लो हो गए हैं, आपका ये केमिकल लो हो गया है, आपके अंदर एड्रेनल ज़्यादा है, कॉर्टिसोल ज़्यादा है। पर वो हुआ क्यों? वो हुआ आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से, कुछ आपके दिमाग में ट्रिगर सेट हो गया। तो जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं तो हर बार सेरोटोनिन लेवल डाउन चले जाते हैं। तो वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा रिपीट हो गई है कि वो सेरोटोनिन लेवल डाउन ही चल रहे हैं, इतना ज़्यादा हो गया कि वो बन ही नहीं रहा है। बिल्कुल। तो वो जो ट्रिगर है, अगर आप उस ट्रिगर से रिकंडीशनिंग कर दोगे तो वो ट्रिगर फिर फ्यूज़ हो जाएगा आपके लिए। अभी तो वो एक्टिव है, फिर वो एकदम से सेटल होकर आपके अंदर पड़ा रहेगा, आपको कभी परेशान नहीं करेगा। तो जो एक वैसे तो सोशल एंग्जाइटी भी है, फोबियाज होते हैं लोगों को, है ना। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि क्लोज प्लेस पर नहीं जा सकते, लेकिन ओसीडी आज बहुत तेज़ी से फैलने वाला है, क्योंकि जो भी चीज़ आप रिपीट करते हो, बार बार रिपीट करते चले जाते हो, आपका माइंड उससे कंडीशन होता चला जाता है और वो ऑटोमेशन पर चला जाता है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसके पेरेंट्स मेरे पास आए, बोले ये लड़का है ना, एक तो रोज़ फेस वॉश, मतलब कम से कम दिन में 5 बार फेस वॉश करता है, एंड कम से कम रोज़ 3 बार ये स्टीम लेता है। बोलता है कि नहीं, मेरे को कुछ ना कुछ हो जाएगा, मैं स्टीम ही लेता रहता है। तो ये ओसीडी का ही सिम्टम मुझे लगता है। एंड अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? मतलब व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर दिस? हाउ द पर्सन कैन बी क्योर्ड? अब जैसे आपने बोला कि वो मल्टीपल टाइम फेस वॉश कर रहा है, स्टीम ले रहा है, यानी कि वो कॉन्शियस है अपने लुक्स को लेकर, यानी कि उसकी सेल्फ स्टीम इश्यूज। रूट कॉज क्या है? उसकी सेल्फ स्टीम। वो अपने फेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, वो इसको एनहांस करना चाह रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा फेस ठीक नहीं है, यानी कि या तो उसको कॉम्प्लेक्शन इश्यूज हो सकते हैं, किसी ने उसको बुली किया हो, है ना, किसी भी तरीके से ऐसा फील कराया हो सकता है वो घर वाले ही हो, क्योंकि घर वाले भी कई बार बोल देते हैं, अरे ये तो सांवला है, तो काला है, क्या होगा इसका, इस तरीके से। जैसे लड़कियों को तो खास तौर से इस तरीके से कलर कॉम्प्लेक्शन को लेकर बोला जाता है। तो हम सबसे पहले ढूंढते हैं कि उसके दिमाग में क्या बैठा हुआ है, उसके बिहेवियर के पीछे का बिलीफ क्या है। क्योंकि अगर आप और हम कोई भी कुछ भी हमारा बिहेवियर है, उसके पीछे हमारे सर्टेन कोर बिलीफ्स हैं जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। और उस बिहेवियर की वजह से हमें, मतलब जो हमारा बिलीफ है उसकी वजह से वो जो बिहेवियर बार बार हम कर रहे हैं वो लोगों को दिख रहा है। उसके पेरेंट्स को क्या दिख रहा है कि 5 बार जाता है, फेस वॉश करता है, स्टीम ले रहा है 3 बार, तो सबको ये दिखाई देगा क्योंकि ये तो विजिबल है। लेकिन हमारा काम बिहेवियर पर फोकस करना नहीं है, हम बिलीफ पर फोकस करते हैं। मतलब कॉज है ये, तो इफेक्ट पे हमें फोकस, सॉरी ये तो इफेक्ट है, कॉज पे फोकस करना है, रूट पे फोकस करना है। एग्जैक्टली। तो जब हम पहले इंटरव्यू लेते हैं, जब फर्स्ट मीटिंग होती है, तो हम उससे पूरा का पूरा जानते हैं कि अच्छा आपको ये कैसे ट्रिगर किया, आपके अपने बारे में क्या बिलीफ है। जैसे इस पर्टिकुलर केस के लिए बोलूँ तो इससे मैं पूछूंगी कि आपके अपने बारे में क्या बिलीफ है, अपने आप को कैसे लाइक करते हो, आपके अकॉर्डिंग एक अच्छा फेस क्या है जो मिनिमम केयर से भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो उस इंटरव्यू से सामने वाले की बिलीफ्स रिवील होने स्टार्ट हो जाते हैं और हम वहीं पर पकड़ लेते हैं कि इस पर्सन का रूट कॉज ये है, उसे ठीक करते हैं हम।
उसके ठीक होते ही इफेक्ट अपने आप खत्म हो जाता है। Right. अगर आप इफेक्ट के चक्कर में रहोगे, बिहेवियर को स्टॉप करने की कोशिश करोगे कि नहीं देखो आपको ना बस 2 ही बार फेस वॉश करना है, एक बार सुबह नहाते वक्त, एक बार रात को सोने से पहले कर लो, तो वो क्या करेगा, 1-2 दिन मानेगा, फिर वो वहीं पर घुमा जाएगा, क्योंकि उसका बिलीफ तो वही है ना, वो अपने आप को लाइक नहीं कर रहा है। तो हम बिलीफ को चेंज करते हैं, उसकी लाइफ की वैल्यूज़ को चेंज करा देते हैं, क्योंकि बिलीफ और वैल्यूज़ हमें कंट्रोल करते हैं। आपके भी कुछ सर्टेन वैल्यूज़ होंगी लाइफ की, तो आपकी लाइफ उन्हीं वैल्यूज़ के आसपास घूम रही है। मेरा एक ये ना, मैं चाहता नहीं हूँ इसको, लेकिन अंदर से एक वैल्यू सिस्टम है, हार्ड वर्क इक्वल्स टू सक्सेस, है ना। तो कभी कभी इतना हार्ड वर्क में चले जाते हैं कि ऐसा लगता है सोने का भी टाइम नहीं है। सो मैं चाहूँगा कि इसको आप थोड़ा सा कैसे एड्रेस करते हैं, क्या ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है? देखिए, हार्ड वर्क हमारी वैल्यूज होना एक बहुत अच्छी वैल्यू है। yes. क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सफलता दिलाई है इसने मुझे, एंड बहुत बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ। बट फिर भी कभी कभी लगता है लोग कम काम करके बहुत अच्छा पैसा भी बना रहे हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी भी जी रहे हैं, और काम भी अच्छा कर रहे हैं, और मैं बहुत सारा कर रहा हूँ। हमेशा हम कहते हैं हार्ड वर्क आपकी टॉप 10 वैल्यूज़ में होना चाहिए, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पर एक आपकी लिमिट भी होनी चाहिए। True. क्योंकि अगर आप कोई भी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो और कोई फिनिश लाइन नहीं है, तो आप शुरुआत में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत हाई एनर्जी है, लेकिन एक मोमेंट आएगा कि आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। और फिर उस वक्त कितना भी हार्ड वर्क करने का अंदर से आपको आ रहा होगा फीलिंग, लेकिन आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। तो आपको बॉडी को अब्यूज़ नहीं करना है। हार्ड वर्क करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी बॉडी को अब्यूज़ करने लगे। सो हार्ड वर्क करिए, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन उसमें स्मार्ट वर्क। तो लोग अपनी टीम बनाते हैं, अपने क्लोन्स बनाते हैं, तो हार्ड वर्क वो कर रहे होते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन वाला हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट वाला हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। सो जैसे आपने बहुत कुछ अचीव किया है ऑलरेडी, हार्ड वर्क नहीं किया होता तो नहीं हो पाता। तो हार्ड वर्क की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, उसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क और एक बाउंड्री बना देनी है कि मुझे अपनी बॉडी का टेक केयर करना है। क्योंकि आज हम कितने भी वेल ऑफ हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन अगर हमारी बॉडी साथ नहीं देगी तो फिर माइंड भी, चाहे अंदर से आप कितना भी प्रोग्राम कर लीजिए, चाहे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर लीजिए, चाहे कॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लीजिए, चाहे सुपर कॉन्शियस को कर लीजिए या कलेक्टिव कॉन्शियस को कर लीजिए, सारे पार्ट्स आप चेंज कर लीजिए, ट्रेन कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी बॉडी साथ नहीं देगी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो बॉडी की रिस्पेक्ट करने के लिए हार्डवर्क के साथ एक रेस्ट भी वैल्यूज़ होनी चाहिए टॉप 10 वैल्यूज़ में। अब जैसे आपने कहा कि आपको एंग्जाइटी बहुत था, उसके कारण तकलीफ़ें बहुत सारी थी, और बहुत सारे लोगों को है नींद नहीं आना, ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। कई लोगों को बहुत, मतलब 2 ही घंटे नींद आई, 3 ही घंटे आई तो साउंड स्लीप नहीं आई। खाने पीने का सिस्टम लोगों का गड़बड़ होता है, पेट अक्सर ऑलमोस्ट आई थिंक 10 में से 4 लोगों का, 5 लोगों का प्रॉब्लम ही रहता है। सो हाउ टू क्योर दिस एंग्जाइटी, और हाउ डिड यू क्योर योरसेल्फ? मैं जब छोटी थी तो मेरे को एक पैनिक अटैक आया था जब मैं 12 साल की थी, और उस वक्त तो बस पता नहीं था पैनिक अटैक क्या है, क्या होता है। बस उस टाइम पर मेरे को सांस नहीं ली जा रही थी मुझसे। हुआ क्या था कि मेरे स्कूल में मेरे टेस्ट में 0 आए थे, और क्योंकि इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था, इतना ज़्यादा बुली किया जाता था स्कूल में भी हर जगह पर, और घर का एनवायरनमेंट तो हमारा ठीक था, मतलब पेरेंट्स सपोर्टिव थे, लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं सो वो तो शायद सभी के ही ऐसे होते हैं जो आपको फील कराते ही हैं कि आप कुछ भी नहीं हो। तो ऐसे ही कुछ खास रिलेटिव्स हमारे भी थे जो घर में भी हमें अनकंफर्टेबल फील कराते थे, और ऐसा मैंने शायद हज़ारों बार सुना होगा कि ये लड़की अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती, ये बिल्कुल बेवकूफ़ लड़की है। तो मुझे उस वक्त ये भी नहीं पता था 12 साल की उम्र में कि हम खुद भी कुछ सोच सकते हैं। मुझे ये था कि हमें अगर किसी को गरीब बनाया, अमीर बनाया है, किसी को सुंदर बनाया, बदसूरत बनाया है, या किसी के दिमाग में बहुत अच्छी बात आती है, ये सब भगवान ने किया है। ये वो लकी आदमी है, yes, इसलिए हुआ है कि ये हमारे हाथ में नहीं है। तो मुझे पता ही नहीं था। तो हमारे घर में एक जू मारने की दवाई होती थी, तो बच्चे का दिमाग तो बच्चे का ही दिमाग है। अब बच्चे के दिमाग में क्या आया कि जू मर सकती है तो तुम भी मर सकती हो। ठीक है, तो हमारे रसोई थी, उसमें स्लैब्स थे, तो मैंने भगोना उल्टा किया, रात का वक्त था, और उस पर मैं चढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मम्मी ऊपर रखती थी वो कि बच्चों से दूर रखें जू मारने की दवाइयाँ। तो भगोना तो गया फिसल, और हम चारों खाने चित, और मम्मी उठ गई, और मम्मी उठी तो माँ को समझते हुए देर नहीं लगती, वो 1 मिनट में समझ गई कि कुछ तो इसके अंदर चल रहा है। आज ये सुबह से गुमसुम थी, बहुत परेशान थी ये थी, और मम्मी ने मुझे गले लगाया, आज भी मुझे याद है। और फिर मैंने भी बताया उन्हें कि क्या हुआ।
मैंने छुपा रखा था वो टेस्ट पेपर स्कूल का। तो फिर मुझे मम्मी ने जब समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, तू अच्छी है, सुंदर है, माँ तो ऐसे ही बोलेगी ना, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अच्छी हूँ या मैं सुंदर हूँ। चलते गए ऐसे करके मम्मी ने अपनी कसम दे दी कि आज के बाद ऐसी हरकत करी तो अच्छा नहीं होगा। मैं जब 17 साल की थी तो मेरी एक टीचर थी जो बुद्ध को बहुत फॉलो करती थी। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। सो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा हमारे पास सोचने की भी पावर है, तू अपने बारे में अच्छा क्यों नहीं सोचती। तब मुझे पता चला कि हम अपने बारे में भी सोच सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं। तो तब उन्होंने मुझे, जो भी वो अपनी बुद्धिज्म की प्रैक्टिस करती थी, तो मुझे स्कूल के बाद वो अपने घर ले जाती थी जी। और वहाँ पर मुझे उन्होंने एक्स्ट्रा सिखाना शुरू किया कि ऐसे सोचा कर, जब तुझे कोई कहे ये डंडे जैसी है, पतली सी है, ऐसा है, तो सोचा कर मैं अच्छी हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है। सो फिर वो सोचती थी कि उन्होंने मुझे बताया कि तुम ऐसा सोचा करो कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला सकती हूँ, क्योंकि अगर तुम पहले से कह दोगे कि मैं होशियार नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, तो तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। बस एक ही लाइन सिखाई थी, क्योंकि वो साइकोलॉजी की टीचर नहीं थी, वो इंग्लिश की टीचर थी। तो उन्होंने मुझे बस यही बताया और मैंने यही लाइन पकड़ ली। और जब मैंने अपने बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू किया तो मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। उस वक्त ना मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था, ना मुझे कुछ और पता था, और उन्होंने बस मुझे ये बताया कि तू सांसों की एक्सरसाइज करा कर। तो जैसे बुद्ध की विपस्सना है, तो उन्होंने मुझे वही बताया कि रोज़ 10 मिनट का होमवर्क करना है। मैंने तुझे होमवर्क दिया है कि बैठ जाया कर, अपनी सांस देखा कर कैसे चल रही है और कैसे जा रही है। पहले नेगेटिव सोचा कर और फिर देखा कर बेटा, और फिर पॉजिटिव सोचा कर और फिर देखा कर। बस मैं यही एक्सपेरिमेंट करती थी। क्या बात। और ये एक्सपेरिमेंट कर करके मुझे ये पता चला कि जैसा हम सोचते हैं हमारे अंदर वैसे परिवर्तन आते हैं। और मैंने जब पॉजिटिव सोचना शुरू किया तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट, जिन सब्जेक्ट्स में मेरे कम मार्क्स आते थे उन सब्जेक्ट्स में मैं इम्प्रूव करने लग गई। जो मुझे हर समय इन्फीरिटी फील होती थी वो मेरी इन्फीरिटी गायब होनी शुरू हो गई। और धीरे धीरे ऐसा करते करते मेरा इंटरेस्ट आ गया। तो मेरे दादाजी RSS में थे, तो वो शाखा योग जाते थे, मैं उनके साथ जाने लग गई। और फिर घर में भी बड़ा डिसिप्लिन दादाजी की वजह से रहता था, तो उन्होंने मुझे 2-4 योग की वो सिखा दी। तो फिर मैंने इस तरीके से योग में इंट्रोड्यूस हो गई और वहाँ पर वो आसन करने लगी, पॉजिटिव सोचने लगी। तो इस तरीके से मैं हील होते चले गई। और जब मैंने खुद साइकोलॉजी पढ़ी तो मुझे सारा का सारा गेम समझ में आ गया कि ये क्या हो रहा है, कि ये सब लोग चाहे कुछ भी कह लें, ये सब तो बकवास है। वो सही है जो मैं सोचती हूँ, जो मैं मानती हूँ। तब मुझे पता चला कि हमारी बिलीव्स, हमारी वैल्यूज़ हमें कंट्रोल करते हैं और हमारा माइंड हमारे बिलीफ और वैल्यूज़ के बेसिस पर हमारे जो पास्ट डिसीजंस होते हैं या जो हमारा पर्पस होता है एक्शन लेने के पीछे, उस सब से फिल्टर लगाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता है, कुछ को डिस्टॉर्ट यानी कि उसकी फॉर्म चेंज कर देता है, और कुछ को जनरलाइज कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तब मुझे पता चला और मेरी ज़िंदगी मुड़ गई। तो जिन्होंने कहा था कि ये लड़की अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती, आज वो मेरी वीडियोज़ देखते हैं और आज बोलते हैं कि हमारी बेटी हमारा नाम ले देना और तुम्हारा नंबर जल्दी आ जाएगा। क्योंकि मेरे क्लिनिक पे जनरली 7-8 महीने की वेटिंग अपॉइंटमेंट के लिए चलती है। माय गुडनेस, 7-8 महीने की 7-8 महीने की मिनिमम वेटिंग चलती है, साल भर तक भी पहुंच जाती है। तो मान लो कोई इंसान को आज प्रॉब्लम है और आपके 7-8 महीने वो वेट करेगा, तब तक तो उसकी काफ़ी चैलेंजेस आ सकते हैं। एक्चुअली हमारे ना ऑल ओवर द वर्ल्ड मल्टीपल कंट्रीज से वो हैं, तो बल्क बुकिंग करा के रखते हैं जी। सो अगर किसी को मेरे से ट्रीटमेंट लेना है तो उससे पहले ही बताए कि मैम से ट्रीटमेंट लेना है और मैम से ही ठीक होऊंगा मैं। तो वो ऑलरेडी कोई 10 स्लॉट, कोई 20 स्लॉट ऑलरेडी बल्क बुकिंग करा कर रखते हैं। सो बुकिंग इस वजह से आगे तक हो रही है। तो ऐसे बोलते हैं हमारी भतीजी है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बेटा तुम्हारा नंबर जल्दी आ सकता है। सो आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे आपको किसी ने कुछ भी कहा, आपकी सेल्फ एस्टीम क्रश भी कर दिया। पुराने कशिका नई कशिका में कितना फर्क है? शायद ज़मीन आसमान का ही है, बिल्कुल ऐसा फ़र्क है। और मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस ने मुझे बहुत हम्बल बना दिया है। सो मैं आज कितनी भी बड़ी पोजीशन पर अपने फील्ड में पहुंच गई हूँ, लेकिन मुझे अगर मेरे सामने कोई भी व्यक्ति आता है जो बड़ी मुश्किल से मुझे अफोर्ड कर आया है, तो मेरे दिल में उसके लिए इतनी दया की भावना रहती है, क्योंकि मुझे पता होता है कि ऐसे हालातों में कैसा फील होता है। आई नो कशिका जी, मतलब मैं भी जब बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट था और किसी ने मुझे कहा कि भूपेंद्र तू कर सकता है, और फिर मैंने बिलीव करना शुरू किया और ट्रेनिंग लेना शुरू किया, इतना बदलाव आया लाइफ में, इतना ज़बरदस्त चेंज आया कि हमें लगने लगा लिटरली कि यस एनीथिंग इज़ पॉसिबल नाउ।
एंड थैंक गॉड आज भगवान की कृपा से हज़ारों लोगों को इंस्पायर करने का मौका मिल रहा है. बट द जर्नी इज़ एग्जैक्टली यही होता है कि अगर आपने कोई पेन फेस किया है तो यू कैन बिकम अ बेटर हीलर. तो योर पेन मेक्स यू द हीलर एंड आई थिंक योर पेन योर प्रॉब्लम्स आर मेकिंग यू द हीलर. सो कशिका जी, जैसे मेरे पास है ना कई स्पेशली गर्ल्स हमारे प्रोग्राम्स में जो आती हैं, उनमें से कुछ का ऐसा थॉट होता है कि जब मैं हीलिंग प्रोग्राम्स, हमारा हैप्पीनेस रिट्रीट करके एक चलता है, 3 दिन का प्रोग्राम चलता है, वहाँ पे कई लोग अपनी पेन स्टोरीज शेयर करते हैं. और उसमें से जैसे कई गर्ल्स की ये पेन स्टोरी आती है कि मैं बचपन से ये सुनते हुए बड़ी हुई हूँ कि मैं लड़की हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, हम 2 बहनें ही हैं, तो हमारे माता पिता को बार बार सुनाया गया, अरे 2 बेटियां हैं, कैसे इनकी शादी करेगा. तो उन गर्ल्स के माइंड में कहीं ना कहीं ये आ जाता है ब्लॉकेज, और फिर वो देन दे स्टार्ट बीइंग की बहुत ज़्यादा मैनली काइंड ऑफ, मतलब उनको इस बात से ही नफरत हो जाती है कि अगर कोई उनको थोड़ा सा भी कह दे कि नहीं यू कैन नॉट डू इट, तो देन दे गेट वेरी अग्रेसिव, वेरी हाइपर. तो इस तरह की, और ऐसे ही कोई आदमी है जिसको बोला गया है कि भाई तुम तो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से ही हो, तुम्हारा इतना ही है, और वो भी उसको बिलीव करने लग जाता है. सो हाउ डू यू रियली रिस्पॉन्ड टू दीज काइंड ऑफ क्वेरीज, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आती होगी और ये लोग मानने को भी तैयार नहीं है कि दिस माइट बी अ साइकोलॉजिकल इशू प्रॉब्ली. क्योंकि मैं अगर किसी ने मुझे कहा कि भाई तुम तो छोटी जगह से हो, तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते, और फिर मैं उसी चीज़ को लेके अग्रेसिव हो जाऊँ, रादर देन परफॉर्मिंग, रादर देन लर्निंग, मैं अग्रेसिव हो जाऊँ, तो हाउ इज इट लाइक, हाउ कैन वी डील विद इट, कैसे ज़्यादातर लोग इसको डील कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पर लड़कियों ने या किसी भी लड़के ने सुना है कि तुम ज़्यादा नहीं कर सकते हो, या तुम लड़की हो तुम इसलिए नहीं कर सकते हो, या जैसे आपने बताया कि 2 ही बेटियां हैं तो बेटा नहीं है तो इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ऐसे रिस्पॉन्सेज आते हैं, या तो बिल्कुल पैसिव हो जाता है इंसान, सबमिसिव हो जाता है, विश्वास कर लेता है उन बातों पर कि हाँ इन लोगों के ओपिनियन शायद सही हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं कर सकता. या लड़कियां मान लेती हैं कि शायद मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बर्डन ही हूँ और लड़कियां बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती. एक तो रिस्पॉन्स ही आता है. एक होता है बिल्कुल इसका ऑपोजिट, एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में, क्योंकि मन क्या है बिल्कुल एक्सट्रीम में जाना चाहता है. पैसिव और एग्रेसिव, बीच का होता है असर्टिव, जहाँ पर आप दूसरों के जो ओपिनियंस है उनको ओपिनियन मान रहे हो जस्ट, और ये समझ रहे हो कि हर इंसान अपनी एक्सपीरियंस से बोलता है, हर इंसान अपनी बिलीफ से बोलता है, और उनकी बातों को सुन रहे हो, दिमाग में रख रहे हो, ना गुस्सा हो और ना ही डर रहे हो, और एक बैलेंस बनाकर साइलेंस के साथ अंदर ऐसी तैयारी कर रहे हो जैसे डक करती है ना, अंदर अंदर पैडलिंग करती रहती है, ऊपर स्मूथ दिखाई देती है, उस तरीके से आप बाउंस बैक कर रहे हो. तो अपने आप ही सामने वालों को जवाब मिल जाता है, क्योंकि अगर आप किसी भी एक्सट्रीम में जाओगे तो अपना नुकसान करोगे. तो इस तरीके के जो केसेस आते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वो एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं. उनको फिर डेफिनेटली, और उससे रिलेटेड जो इश्यूज अभी मैंने बताए वो सब होने लग जाते हैं, एंड उनके अंदर कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं आता, क्योंकि उनको सक्सेस दूसरों को प्रूव करने के लिए चाहिए होती है. कि मैं एक बड़ी गाड़ी ले लूँ, एक बड़ा घर बना लूँ, मैं अपना नाम बना लूँ, और ये 4 लोग नीचा देखेंगे. ये गलती मेरे से इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुझे, जैसे उन टीचर ने बताया बुद्धा के बारे में, तो मैंने खुद भी पढ़ा, साइकोलॉजी के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने उन सब चीज़ों को भी पढ़ा. तो मुझे समझ आ गया कि मुझे अपनी जर्नी में किसी को दिखाना नहीं है कि इन लोगों ने बोला था मुझे 1000 बार कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, तो मुझे इनके लिए सक्सेसफुल होना है. मुझे अपने जीवन को अपने लिए ऊंचाइयों पर लेकर जाना है कि अगर ईश्वर ने मुझे कोई शक्ति दी है तो मुझे अपनी चरम सीमा पर जाना है, इनको दिखाने के लिए नहीं जाना, क्योंकि अगर मैं ऊपर जाऊंगी तो इनको तो दिख ही जाएगा. करेक्ट. सो वहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने बैलेंस कर लिया उस एनर्जी को, क्योंकि ये जो आपने बताया ये मेरे साथ भी शुरू में होना शुरू हुआ था. बड़ा गुस्सा आता था कि इन सबको दिखा दूंगी मैं कि मैं भी किसी काबिल हूँ. इन्होंने बोला था ना मुझे कि मैं कुछ नहीं कर सकती. मेरे लाइफ के पहले गोल्स जो थे ना, सारे लोगों को दिखाने के लिए थे. घर लूंगा इस डेट को गाड़ी लूंगा. फिर समझ में आया ये तो एंडलेस जर्नी है. मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सी गाड़ी ले ली. आपको लगता है वो लोग जलेंगे, हो सकता है वो जले भी 1 मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद पता लगता है कि वो अपनी लाइफ में मस्त है, आप अपनी लाइफ में मस्त हो. दैट्स नॉट, देयर इज नो एंड टू दिस लूप. तो कभी भी एक्सट्रीम में अगर आप जाओगे, पैसिव और एग्रेसिव, तो आप सफ़र करोगे. तो हमेशा मैं जब उनकी काउंसलिंग करती हूँ, इस तरीके के क्लाइंट्स जो आते हैं, हमेशा उन्हें बताती हूँ मैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, आप इससे हमेशा डिससेटिस्फाइड रहने वाले हो. क्योंकि जैसे ही आपने एक लेवल अचीव किया, सामने वाले ने फिर आपको ट्रिगर कर दिया, फिर आप भागते रहोगे क्या? आपने रिमोट कंट्रोल क्यों दे रखा है दूसरे को?
आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए कि मुझे आज ये लेवल अचीव कर लिया, मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाना है, तो मुझे अपने लिए जाना है और अपनी स्पीड से जाना है। क्योंकि आज आप, जैसे आप भी यूट्यूब पर हैं, हम भी यूट्यूब पर हैं, अभी हम 4 और यूट्यूब चैनल देख लें तो हम खुद एंशियस हो जाएंगे क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में अरे यार लोगों के तो करोड़ों फॉलोअर्स हैं, क्या कोई क्या क्या कर रहा है ना, तो हमें किसी को प्रूव करने के लिए किसी से कंपटीशन में कुछ नहीं करना है, तो हमेशा बैलेंसिंग बीच का रास्ता अपनाना होता है, अदरवाइज ये एक नहीं मल्टीपल डिसऑर्डर की तरह हमारे गले पड़ जाता है। एब्सोल्युटली। तो ऐसा कहते हैं कि मतलब जैसे कोटा की अभी एक मूवी आई है कोटा फैक्ट्री, एंड मैं राजस्थान से ही हूँ, तो मैंने देखा है कि हर साल कोई ना कोई सुसाइड केसेस आते हैं बच्चों में। आजकल 6-7 केसेस मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सुसाइड केसेस, पढ़ाई में मार्क्स कम आए, लटक गए, एक चीज़। दूसरा, मोबाइल नहीं दिया माता पिता ने, तो या तो अपने आप को मार लिया, या इवन मर्डर माता पिता तक का कर दिया, या फिर मारपीट कर दी, या बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हो गए। तो ये जो एक्सट्रीम में बच्चे चले जाते हैं, इनको क्या रोकने का कोई उपाय है, या कैसे पता करे कोई इंसान तो पहले कि ये सुसाइडल है या इस लेवल पे जा सकता है ये एक्सट्रीम में? हाउ डू वी रियली रिकग्नाइज दोज काइंड ऑफ किड्स, ताकि हम लोग भी उनको हेल्प कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, हाउ डू आई रिकग्नाइज माई सेल्फ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? कई बार तो होता है कि वो उस मोमेंट में हो जाता है, उसके पहले तक हमें भी नहीं पता होता है कि हम भी ऐसा कुछ कदम उठा सकते हैं। और ऐसे बच्चों की काउंसलिंग कैसे की जाती है, या हम क्या उनको इस समय, हो सकता है इस वीडियो में कोई व्यक्ति तक पहुंचा हो जो कि सुसाइडल हो, क्योंकि मेरे एक प्रोग्राम में मैं स्टेज पे था और वो 8 मार्च को था, इंटरनेशनल वुमेंस डे को, तो सारा महिलाओं के लिए प्रोग्राम था। एंड मैं प्रोग्राम ख़त्म करने वाला था, एंड एट द बैक ऑफ द हॉल वन गर्ल वाज क्राइंग। मैंने उसको बुलाया, बेटा आप स्टेज पे आओ। मैंने बहुत सारी उसमें ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ करवाई, तो वो रो रही थी बच्ची। मैंने कहा, उसको स्टेज पे बुलाया, उन्होंने कहा कि माइक दिया, तो मैंने कहा रो क्यों रहे हो, सब लोग तो हंस रहे हैं, आप क्यों रो रहे हो? बोले सर मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं आज आपके प्रोग्राम में नहीं आने वाली थी, मैं आज सुसाइड करने वाली थी, मेरा पूरा प्लान हो गया था, मेरी बहन को भेजने वाली थी मैं, क्योंकि मैं यहाँ मेरी बहन के साथ रहती हूँ, लेकिन मेरी बहन ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा और वो यहाँ लेके आ गई मुझे, और मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं आपके यहाँ आ गई, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बहुत एक्सट्रीम बिलीफ शैटरिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जैसे फायर वॉक एंड दिस। तो उस बच्ची ने वो सारी एक्टिविटीज़ की, एंड शी वाज लाइक फीलिंग सो एम्पावर्ड, एंड उसने स्टेज पे आके लोगों का, नाउ आई एम थैंकफुल, आई एम गोइंग टू लिव नाउ। एंड उसके 1 साल बाद वो मेरे पास आई अपनी शादी का कार्ड देने के लिए कि सर इट्स माई मैरिज एंड कैन यू प्लीज़ बी देयर। तो ये एक बच्ची को समझ में आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे कई लोग जो कि इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, शायद उन तक ये बात पहुँचे, एंड इस चीज़ पे मैं आपका पूरा ओपिनियन चाहूँगा। बिल्कुल, इसमें 2-3 बातें, एक तो हमने सुसाइड के बारे में बात करी और एक एडिक्शंस के बारे में बात करें, जिसमें बहुत अब्यूसिव हो जाते हैं। तो जैसे अगर हम एडिक्शन के बारे में पहले बात करें, सो जो भी बच्चा इमोशनली डिप्राइव्ड होगा, यानी कि पेरेंट्स से उसका बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं होगा, उसके फ्रेंड्स नहीं होंगे, या किसी और तरीके से वो एनवायरनमेंट से सताया हुआ होगा, स्कूल से या फ्रेंड्स से, या कोई भी ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस रहेंगे, तो वो अपना एक जोन बनाना चाहता है। वो किसी ना किसी चीज़ के प्रति उसका अटैचमेंट बढ़ता चला जाएगा, जहाँ पर वो अपने ही एक वर्ल्ड में है, उसको हैप्पी हार्मोन्स मिल रहे हैं। जैसे अगर हम गेम्स की बात करें, तो गेम्स के एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें क्या है, एक स्पीड, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल रहा होता है कि मैंने एक गोल पूरा कर लिया, तो डोपामीन रिलीज हो रहा होता है उनके अंदर। सो उनको एक पुश, एप्रिसिएशन, वाओ वेल डन, वो लिखा हुआ था स्क्रीन पर। अब कोई वाओ वेल डन उन्हें बाहर तो कह नहीं रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि यही मेरी दुनिया है, यहाँ से मुझे कुछ फील गुड हार्मोन का रश आ रहा है। अब उन्हें कुछ नहीं पता होता केमिकल से, लेकिन उनको बस अच्छा लग रहा होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है इस चीज़ से। तो वो धीरे धीरे जो भी हमें अच्छा लग रहा होता है उसके प्रति हमारा झुकाव बढ़ता चला जाता है। अब अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है और कोई आपसे बोले कि उससे दूर हो जाओ, उसे लिमिट कर लो, तो सबसे पहले हम सबका डिफेंस एक्टिव हो जाता है और उसमें आता है एग्रेशन। तो वहाँ पर वो अपोज करना शुरू करते हैं। तो पेरेंट्स भी उसका प्रॉब्लम नहीं समझते हैं, वो उसको अपोज करते हैं, तो वहाँ से बॉन्डिंग ब्रेक ख़त्म हो गई। अब बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरा पेरेंट या मेरे को जो भी रोक रहा है वो मेरा दुश्मन है, क्योंकि ये तो मुझे खुशी दे रहा है और ये मेरी खुशी छीन रहा है, तो जो मेरी खुशी छीनेगा वो हमारा दुश्मन है। आज हमारे पास जो है, अगर कोई हमसे छीनेगा तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उसे? ऐसे ही तो रिस्पॉन्ड करेंगे, भाई तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तो बच्चा क्या है, वहाँ पर पेरेंट्स के साथ बदतमीजी पर उतर आता है,
क्योंकि पेरेंट्स भी कई बार मार पिटाई कर देते हैं, उसे बहुत ऐसी बातें बोलते हैं, तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता और हमारे टुकड़ों पे पल रहा है, ये सब भी बहुत होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा बच्चों की गलती होती है, पेरेंट्स भी बहुत फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही आपकी रेपो ख़राब हुई पेरेंट्स से, तो शर्म का पर्दा हट गया। अब फिर वहाँ पर बच्चे पेरेंट्स को पुश भी कर देते हैं, कई बार बहुत बुरी तरीके से अब्यूसिव लैंग्वेज में भी बोलते हैं, और ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ पर बच्चे ने पेरेंट्स का ही मर्डर भी कर दिया। न्यूज़ में ऐसे बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे, आपने भी। तो इतना एक्सट्रीम में भी चले जाते हैं, एग्रेशन, इतना ज़्यादा वो रेज उनके अंदर आ जाता है क्योंकि उसमें होश खो जाता है। करेक्ट। बाद में रियलाइज़ भी हुआ तो, लेकिन वही वाली बात होती कि अब तो चिड़िया चुग गई खेत, क्या होगा अगर पता चला कि उसने पुश कर दिया और पेरेंट्स की हड्डी टूट गई या फिर बिल्कुल मार ही दिया, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो उस मोमेंट में होस्ट नहीं रहते, क्योंकि गुस्सा ऐसा ही है, एग्रेशन की एनर्जी ऐसी होती है। तो एडिक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो एडिक्टेड क्यों हुआ, क्या ऐसी कमी थी जो उसको उस तरफ खींच ले गई, उस पर बात करते हैं बच्चे से, क्योंकि हम कभी भी उसको उस कैटेगरी में नहीं रखते कि ये गलत है। सबसे पहले मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे पता है कि अगर आप इस तरफ ज़्यादा एडिक्टेड हो, आपको इसकी आदत हो गई है, तो कुछ वजह है। जब बच्चे को एक्सेप्ट किया जाता है, या जो भी पर्सन ऐसे एडिक्शन में है, तो फिर वो ओपन हो जाता है और फिर वो बताता है कि उसको क्यों धीरे धीरे ये आदत हुई, और फिर उसको बहुत प्यार से तैयार किया जाता है कि क्या तुम इससे बाहर आकर अपनी लाइफ में बैलेंसी के लिए तैयार हो। तो मोस्टली अगर मैं बोलूँ 10 में से 9 लोग बहुत ईजीली तैयार हो जाते हैं कि यस, कि चाहा मैंने भी ये कई बार, लेकिन हो नहीं रहा है। तो फिर हम उसको तरीका बताते हैं। तो इसमें हिप्नोथेरेपी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि सबकॉन्शियस पे डायरेक्टली वर्क करती है। तो हिप्नोसिस से किसी भी तरीके का एडिक्शन बहुत जल्दी छुड़ाया जा सकता है। तो वहाँ पर फिर हम सबसे पहले हिप्नोथेरेपी से उनके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, और धीरे धीरे वो एडिक्शन से अपने बाहर आते हैं। इस तरह से तो एडिक्शंस को करते हैं। अब जो आपने दूसरी बात कही कि सुसाइड की, सुसाइड वो इंसान करेगा जो बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहा है, वर्थलेस फील कर रहा है, होपलेस फील कर रहा है। तो ये 3 चीज़ हम चेक करते हैं। अगर किसी इंसान को कोई होप नहीं नज़र आ रही है, वो उसने एफर्ट किए, कुछ काम नहीं कर रहा है, हेल्पलेस फील कर रहा है, और वो बिल्कुल भी वर्दी फील नहीं कर रहा है, तब जाकर उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि मेरी टीचर ने ऐसे मेरा टेस्ट पेपर फाड़ के पूरी क्लास के सामने ऐसे बोल दिया था, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, 0 नंबर लाई हो। और मुझे आज भी याद है कि बच्चे हंस रहे थे। बच्चे तो हंसेंगे ना, वो मेरे क्लासमेट्स का कोई कसूर नहीं था, वो टीचर का कसूर था कि वो एक बच्चा अगर कमज़ोर है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और वो मैथ्स की क्लास थी मेरी, मैथ्स में नहीं थी अच्छी, हर बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन क्लास में मेरे साथ इस तरीके का बिहेवियर, मुझे इतना ज़्यादा बेइज्जती फील हुई कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं सच में किसी लायक नहीं हूँ। और वो जो सारी आवाज़ें मेरे दिमाग में थी कि लड़की ऐसी है वैसी है, वो एक्टिव हो गई थी, जैसे सारी आवाज़ें एक साथ मेरे साथ अटैक कर रही है मुझ पर। तो जो भी इंसान सुसाइडल होता है, उसके अंदर की वो आवाज़ें एक्टिव हो जाती हैं, उसके सारे फेलियर्स, जो भी लोगों का नेगेटिव फीडबैक है, उसके खुद के जो भी एक्सपीरियंसेस है, वो इतने एक्टिव हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया। तो वर्थलेस फील करते ही, हेल्पलेस फील करते ही, होपलेस फील करते ही वो इंसान अंदर अंदर सुसाइडल प्लान करने लग जाता है। और बहुत सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे अपनी चीज़ें एक दूसरे को ईजिली दे देता है, जो पहले हाथ भी नहीं लगाने देता था। बहुत सारे ऐसे रिश्तेदारों से मिलने की डिमांड करने लग जाता है, गुड बाय कहने के लिए। कुछ भी इस तरीके का नोट, डायरी लिखना शुरू कर देते हैं, आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना शुरू कर देते हैं, जो उनके अंदर की हेल्पलेसनेस को दिखा रही होती है। बहुत सारे ऐसे स्टेटस अपलोड करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके के कॉमन सिम्टम्स आजकल मिलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, एक स्पेशल स्टाफ है जो हमारे सारे क्लाइंट्स के व्हाट्सएप स्टेटस और उनका सोशल मीडिया लगातार चेक करता है। यस, एक टीम हमने इसलिए बैठा रखी है पूरा, कि एक पर्सन डेली फॉलोअप करता है कि अगर कोई भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो वो बात करे उनसे, और जो भी कुछ एंग्जाइटी या कुछ भी है ऐसे, तो वो एकदम रिलीज़ हो जाए। और एक जना उनके सोशल मीडिया को चेक करता रहता है, ताकि हमें पता चलता रहे कि किसी का मेंटल स्टेटस क्या चल रहा है। क्योंकि आज की तारीख में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ऐसे हैं कि आपकी पल पल की खबर दे सकते हैं। तो नज़र रखते हैं हम उन चीज़ों पर, क्योंकि हम उनके घर जाकर तो बहुत सारी चीज़ें नहीं चेक कर सकते। अच्छा, जैसे कई लोग होते हैं जो बहुत सारी सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं, कई बार दिन में 2-2 बार, 3-3 बार, और अचानक से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने डाल ही नहीं रहे। ऐसे लोगों का क्या साइकोलॉजी हो सकता है?
अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवर पोस्टिंग कर रहा है, जैसे आप और हम तो प्रोफेशनल है, हमारी टीम बैठी हुई है कि वो ऑडियंस को एंगेज करने के लिए कर रही है, लेकिन अगर हम सपोज़ कीजिए इस फील्ड में नहीं है ऐसे पब्लिक उसमें, और कोई वैसे ही अपना सोशल मीडिया अकाउंट पे बहुत ज़्यादा पोस्ट कर रहा है, तो यानी कि उसके अंदर लोनलीनेस है, उसका कोई है नहीं बातचीत करने वाला। वो चाह रहा है कि पब्लिक एंगेज हो, कोई कनेक्टिविटी हो, उसका कोई सर्कल बने, कुछ तो हो, उसे अच्छा फील हो, और वो बीच में एकदम से गायब हो गया, तो यानी कि उसके एफर्ट्स वो वहाँ से भी काम नहीं कर रहे हैं, फिर वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। एक ये रीज़न हो सकता है। एक रीज़न ये हो सकता है कि उसकी लाइफ में वो जो गैप था कोई फिल करने वाला आ गया, तो अब उसको कोई ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया की रिपीटेड पोस्टिंग की। तो इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। सो मेनली यही रीज़न होते हैं कि या तो पर्सन के एफर्ट्स फेल होते नज़र आ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भाव नहीं दे रहा है, या फिर वो गैप जो था जिसके लिए वो बार बार पोस्टिंग कर रहा था, कोई दूसरा पर्सन उसकी ज़िंदगी में आ गया है जो उसे उस मोमेंट के लिए अच्छा फील करा रहा है। सो ब्यूटीफुल। मैंने आपके जो वीडियोस देखे उनमें आप हर बार मेडिटेशन करने को, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने को, मतलब एंग्जाइटी में भी आप रेकमेंड करते हो, ओसीडी में भी आप रेकमेंड करते हो। सो इनका किस किस लेवल पे प्रभाव है और इनको शुरू कैसे किया जाए, मतलब एक नॉर्मल इंसान कैसे शुरू कर सकता है? देखिए, जैसे मैं हमेशा ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन को बहुत वैल्यू करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी, जब मैं खुद सफ़र कर रही थी इन सब चीज़ों से, तो मैंने खुद योगा और ब्रीदिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। और जैसे मेरी टीचर ने मुझे जब गाइड किया था, तो उसके एक्चुअल में बेनिफिट होते हैं, ये मुझे पता है, एक्सपीरियंस से बोलती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेंड है कि आज योगा ब्रीदिंग मेडिटेशन को इतना प्रमोट किया जा रहा है, नहीं, मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। सो जैसे वो है ना, एक हलवाई है, उसने पहले अपनी दुकान की मिठाई खुद खाई है, और हाँ बहुत अच्छा टेस्ट है, और तब तो मेरी एक ऐप भी है डॉक्टर कशिका जैन के नाम से, जो आपको आईफोन में भी मिलती है, एंड्रॉयड में भी मिलती है। तो उसमें अलग अलग स्पेशल एक्सरसाइजेस हैं, एंग्जाइटी वालों के लिए, ओसीडी वालों के लिए, डिप्रेशन वालों के लिए, तमाम मेडिटेशन है, अलग अलग टेक्निक्स हैं, पूरे गाइडेड मेडिटेशन वगैरह सब उसमें डाल रखे। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मैं इस पॉडकास्ट के नीचे आपको दे रहा हूँ। आप में से हर एक आदमी डाउनलोड करे, क्योंकि मैम का अपॉइंटमेंट मिलने के लिए आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अभी से अपने आप को ठीक करना शुरू करें, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम के लिए एक नई एक्सरसाइज हो सकती है, एंड वो एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं। सो उसमें क्या है कि सर, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारे सेरोटोनिन लेवल भी बढ़ते हैं, हमारे अंदर एंटी एंग्जाइटी मॉलिक्यूल गाबा भी इंक्रीज होता है उससे, जिससे कि इंसान के अंदर नेचुरल कामनेस आती है। मेडिटेशन क्या है? बेसिकली मेडिटेशन आपकी खुद से मुलाकात है जी। जब आपने आंखें बंद करी तो आप बाहर के एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट हो गए, तो आपको अंदर जाने का मौका मिला। सो मेडिटेशन में ज़रूरी नहीं है कि आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा, कि आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं चलेगा, लेकिन वो जो विचार चलेंगे वो खबरी होंगे, वो आपको खबर देंगे कि उस वक्त की यही प्रॉब्लम है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो बाहर से डिस्कनेक्ट होकर जो भी इंसान भीतर गया, उसको पता चल गया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। सो मेडिटेशन करना मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ, मैं अपने क्लाइंट से बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ कि आपका मन लग रहा है नहीं लग रहा है, चुपचाप से आंख बंद करके 10 मिनट बैठ जाओ, साइलेंस में बैठ जाओ, गाइडेड मेडिटेशन करो, गेजिंग मेडिटेशन करो, आप किसी भी फॉर्म में मेडिटेशन करो, लेकिन धीरे धीरे जब आप रोज़ एक प्लेस पर बैठोगे, एक पोस्चर को मेंटेन करोगे और एक टाइम ड्यूरेशन मेंटेन करोगे, तो आपके दिमाग में एंकरिंग हो जाएगी। फिर आप कुछ दिनों बाद जब उस प्लेस पर बैठोगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली पहले से स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके भी 3 प्रोसेस होते हैं कि अगर किसी इंसान के दिमाग में मेडिटेशन करते वक्त कुछ तस्वीरें चलती हैं और वो ध्यान दे, तो उसकी सांसें सीने से आ रही होती हैं। अगर किसी के अंदर वर्ड्स चल रहे होते हैं, थॉट्स वर्ड्स की फॉर्म में, तो उसकी सांसें आपकी नाभि और सीने के बीच में से आ रही होती हैं। और किसी इंसान के अंदर फीलिंग्स आ रही होती हैं उस वक्त, तो उसकी सांस नाभि के पास से चल रही होती है। थॉट्स आ रहे हैं तो हार्ट से, अगर विजुअल्स आ रहे हैं, इमेजेस आ रहे हैं, तो आपके यस चेस्ट के सेंटर से चल रहे हैं, यानी कि आपकी सांसें बहुत छोटी हैं, वो हाईली विजुअल लोग हैं। और जिनके अंदर वर्ड्स में आ रही हैं वो हाईली ऑडिटरी लोग हैं, तो आपके चेस्ट और आपके नेवल्स के मिडिल से आ रही हैं। और जो लोग हाईली कैनेस्थेटिक यानी कि फीलिंग ड्रिवन हैं, उनकी सांसें हमेशा नाभि के पास से आती हैं। सो जो हमारा प्रकृति का नियम है वो है, आप छोटे बच्चे को देखिए कि जब भी वो सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, फीलिंग ओरिएंटेड होता है, और जब वो सांस छोड़ता है तो उसका पेट अंदर खिंच जाता है। तो ये प्रकृति का नियम है। तो मेडिटेशन में या ब्रीदिंग एक्सरसाइज में अगर आपको अपने अंदर के तस्वीरें, आपको अपने अंदर के शब्द रूपी थॉट्स को शांत करना है, तो सिंपली आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करें
और नेवल से सांस लें, पेट फूलने वाले नियम का ध्यान रखें और सांस को छोड़ते वक्त पेट अंदर की ओर खींचें। आप अपने ब्रेन को पहले ट्रेन करेंगे, फिर वो ऑटोमेशन पर चला जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर एक ब्यूटीफुल ऑटोमेशन है। जैसे इस प्रकृति का ऑटोमेशन है, मौसम अपने आप बदलता है, चांद सूरज अपने आप निकलते हैं, एक ऑटोमेशन ये है। एक ऑटोमेशन दूसरा है हमारे अंदर, हम कुछ खाएंगे तो अंदर का सिस्टम उसे अपने आप ही डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, किडनीज लंग्स अपने आप काम कर रहे हैं, ऑटोमेशन पर है। और तीसरा ऑटोमेशन हमारे हाथ में है, यानी कि जो भी हम कॉन्शियस ब्रेन के थ्रू ट्रेन करेंगे बार बार, वो एक टाइम के बाद ऑटोमेशन पर चला जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वही रिफ्लेक्ट करेगा जिसकी आपने ट्रेनिंग दी है। सो मैं बोलती हूँ मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा, 2 दिन 10 दिन 20 दिन रिलैक्स, ट्रेनिंग दो, ऑटोमेटिकली बैठते ही आप एकदम डीप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाओगे। एब्सोल्युटली। सो इस तरीके से ये बहुत बेनिफिट करता है, क्योंकि एंग्शियस हो, ओसीडी का हो, डिप्रेस्ड हो, कुछ भी हो, उसके अंदर सोमैटिक सिम्टम्स चल रहे होते हैं, यानी कि साइकोसोमैटिक है हम, ना हम बॉडी है ना हम माइंड है, हम बॉडी माइंड है। सो अगर मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है तो मेरा शरीर सफ़र करेगा, अगर मेरे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है तो मेरा दिमाग सफ़र करेगा ही करेगा। अगर आज मेरे यहाँ दर्द है तो मन चिड़चिड़ाएगा ही चिड़चिड़ाएगा, और अगर यहाँ नेगेटिविटी चल रही है तो कुछ शरीर में गड़बड़ महसूस होगी, तो हम साइकोसोमैटिक हैं। तो मेरा जो ट्रीटमेंट है वो होलिस्टिक अप्रोच के साथ है। तो जैसे आज बोला जाता है कि बहुत सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक ही है, तो उनको ठीक करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस हैं और कौन कौन सी बीमारियां साइकोसोमैटिक है? क्या जैसे डायबिटीज़ या इस तरह की चीज़ें भी साइकोसोमैटिक है? सर 95% बीमारियां साइकोसोमैटिक ही हैं। 95%? साइकोसोमैटिक ही है। हर चीज़ पहले आपके ऑरा में आती है, फिर आपके माइंड में आती है, तब बॉडी पर मैनिफेस्ट होती है। तो सबसे पहले आपके एनर्जी फील्ड में आएगी। ऐसा होता ही नहीं, आप देखिए ना कि एनर्जी फील्ड है, आप किसी के बहुत क्लोज जाइए तो किसी के क्लोज जाने पर तो आप बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन किसी के क्लोज जाते ही आपको डिस्कम्फर्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपने अभी टच भी नहीं किया, तो क्या है, आपका ऑरा मैच नहीं कर रहा है, उसकी एनर्जी वाइब्स, तो यानी कि हमारा एनर्जी फील्ड है। तो कोई चीज़ आपके एनवायरनमेंट से आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करती है, आपको अफेक्ट करना स्टार्ट करती है, देन वो आपके दिमाग में कुछ बिलीफ के रूप में रिपीटेशन होना स्टार्ट होता है, फिर उसका असर आपकी बॉडी पर आता है। तो बॉडी पर जब कोई चीज़ आ रही है, लास्ट है वो डिस्प्ले। अच्छा। यस। तो आपको सबसे पहले तो अपने ऑरा को मतलब पूरा प्योरीफाई करके रखना होता है। तो ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इसीलिए क्लेंजिंग प्रोसेस है ये सारे के सारे। और अपनी सोच को ठीक रखना होता है। आप क्या टीवी प्रोग्राम देखते हो, आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, आप कौन सी बुक्स पढ़ते हो, किस तरीके की पोस्ट, हर चीज़ तो आपको अफेक्ट कर रही है। तिल अभी जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था और अब तक हम वो नहीं है जो हम स्टार्ट करने वाले थे। हम बदल चुके हैं, ठीक है। सो हम बदल ही चुके हैं, तो हम हर पल बदल रहे हैं। लेकिन ये जो चेंज है वो इतना माइनर है कि पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन जो इसको जान जाते हैं वो इसकी खबर रखते हैं। तो वो पता है कि हम हर पल चेंज हो रहे हैं, तो वो इस बात पर ध्यान रखते हैं कि मैं क्या कंज्यूम कर, क्योंकि जो भी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, जिस तरीके से अगर हम बॉडी पर सपोज आज हम सीजनल वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, तो हमारी बॉडी वैसी बनेगी। अभी हम जंक खाएंगे तो हमारी बॉडी वैसी बनेगी। तो माइंड का फूड है इन्फॉर्मेशन, तो जैसे ही हम इन्फॉर्मेशन डालेंगे वैसे हम बनेंगे, और जो यहाँ जाएगा वो बॉडी पर रिफ्लेक्ट होगा। तो बॉडी में अगर आपकी डायबिटीज़ भी है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको इवन कैंसर भी हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, वो सब आपके माइंड से ही जुड़ी हुई है। और माइंड को ठीक करके इनको सब ठीक किया जा सकता है। अगर आपने अपने माइंड को ठीक कर लिया तो आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने सेल्स को प्रोग्राम कर सकते हैं। इवन आपको जेनेटिक कोई इश्यूज़ भी हैं, सो आपको ये बहुत सारे लोगों को होता है कि ये तो हमारे जीन्स में है, हमारे तो जेनेटिक इश्यूज़ हैं, ये सब चीज़ें। आप एनवायरनमेंट चेंज कर अपने अंदर के एनवायरनमेंट को इतना चेंज कर दें, अपने एक एक सेल को इतना ट्रेन कर दें कि वो जो उनके पास पहली मेमोरी थी वो रीराइट कर सकते हैं आप। तो हर चीज़ आपके माइंड से रिलेटेड है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के नीचे के जो लेयर्स हैं, सारा सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, आपका अल्टीमेट स्टेट ऑफ माइंड, आपका स्पॉन्टेनियस माइंड, ये सब कलेक्टिवली सबकॉन्शियस माइंड के साथ हम बोलते हैं। क्योंकि इतने सारे माइंड अगर लोगों को पता चलेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पॉपुलर जो है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पॉपुलर है। सो सबकॉन्शियस माइंड के पास आपकी, क्योंकि इतने सारे माइंड्स की और सपोर्ट होती है, तो उसके पास इतनी पावर है कि आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो चाहे आप वो क्योर कर सकते हैं। मैं ट्रीट करने की बात कभी नहीं कहती, क्योंकि ट्रीट करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। क्योर करने की बात करती हूँ। मैंने अपने जीवन में एक भी रिलैप्स नहीं देखा, क्योंकि रिलैप्स होगा कैसे जब कोई चीज़ क्योर हो गई और पर्सन ट्रेन हो गया
सबसे बड़ी बात होती है हमारे ट्रीटमेंट में कि वो पर्सन ट्रेन हो जाता है, मतलब उसको पता चल जाता है कि मैं उसको थेरेपिस्ट ही बना देती हूँ। अब वो खुद ही थेरेपिस्ट बन गए हैं तो फिर वो कैसे हो गए। तो दैट्स इनक्रेडिबल। मतलब लोग तो डॉक्टर्स जनरली कहते हैं भाई ये मेडिसिन खा लो ठीक हो जाओगे, दूसरी बार तुम्हारी यही प्रॉब्लम आई वापस मेरे पास आ जाना, और आप उसे पूरी तरह से क्योर दे देते हो दैट ही इज़ एबल टू हेल्प हिमसेल्फ। दैट्स अमेजिंग कशिका जी, एंड दिस इज़ इनक्रेडिबल। एक और सवाल लूँगा, जैसे डिप्रेशन आजकल काफ़ी लोगों को है, और मेरे पास 2-3 ऐसे डिप्रेशन के केसेस आए जहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैवी मेडिसिन्स ले रहे थे और डॉक्टर्स ने कहा था भाई तुम ये मेडिसिन नहीं लोगे तो तुम ठीक ही नहीं हो सकते, और प्रॉब्लम ये है कि वो 10-10 साल से वो सिर्फ मेडिसिन ही ले रहे हैं, एंड उसके कारण वो सोते भी ज़्यादा हैं, 9-9, 10-10, 12-12 घंटे वो सो रहे हैं। जब तक वो सो रहे हैं ठीक हैं, उठने के बाद वापस से उनको डिप्रेशन सा फील होता है। तो आपके पास तो ऐसे हज़ारों केसेस आते होंगे, ऐसे लोगों की हम कैसे हेल्प करते हैं? डिप्रेशन पे मैंने एक बुक भी लिखी है, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप। सो डिप्रेशन को मैं हमेशा कहती हूँ डिप्रेशन इज़ नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। ओके। जैसे ही आपने एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया, क्योंकि हम सबको पता होता है कि हम कब कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कब हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन सप्रेशन की वजह से होता है जी। अगर मेरे को कोई बात अच्छी नहीं लग रही है और मैंने ये कहा ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है और किसी ने मुझे दबा दिया, तुम्हें तो हर चीज़ में कमी नज़र आती है, तो वहाँ पर क्या हुआ, मेरी जो वॉइस थी उसको दबा दिया गया, तो यानी कि कुछ मेरे अंदर सप्रेस हुआ। तो तिल तिल करके बहुत सारा सप्रेशन आपके अंदर होता है, जिससे डिप्रेशन, एक फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप होनी शुरू होती है, एक सैडनेस आती है। तो नॉर्मली तो आप भी सैड होते होंगे, मैं भी सैड होती हूँ, तो वो सैडनेस डिप्रेशन नहीं होती, लेकिन जो सैडनेस परसिस्ट करती है यानी कि लगातार मेंटेन होती है, तो एक डिप्रेसिव स्टेट हमारे अंदर मेंटेन हो जाती है। जब स्टेट की नेचर चेंज होना है तो डिप्रेशन वाले की क्यों चेंज नहीं होती, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस वैसा का वैसा रहता है और उसके एक्शंस वैसे के वैसे रहते हैं। जब तक आप एक्शन नहीं चेंज करोगे, जब तक आप अपना थॉट प्रोसेस यानी कि अपने बिलीफ नहीं चेंज करोगे, तो आपके अंदर इमोशन और स्टेट चेंज ही नहीं हो सकती। तो डिप्रेशन जस्ट एक स्टेट है, जैसे हैप्पीनेस एक स्टेट है, सैडनेस कोई भी है, ये सारे इमोशंस की स्टेट होती है और स्टेट की फितरत में बदलना होता है। लेकिन क्यों चंद लोगों के अंदर वो स्टेट मेंटेन हो जाती है, क्योंकि वो सेम चीज़ का रिपीटेशन बार 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 होता रहता है उनकी ज़िंदगी में, उनके इंटरनल डायलॉग्स पुअर हो जाते हैं। सो हम उनको बोलते हैं कि अपने इंटरनल डायलॉग्स पर नज़र रखो, नज़र रखने से पकड़ में आएंगे और फिर उनको डिस्प्यूट कर कर चेंज किया जाएगा, और साथ के साथ एक्शंस आपको करना है, बिहेवियर एक्टिवेशन थेरेपी कराते हैं हम उनको, और फिर उनसे उनकी डिप्रेशन की स्टेट बाहर आती है। तो पूरा हिस्ट्री लेने का प्रोसेस। कई लोगों की ये दवाइयाँ चलती रहती है, ये भी छूट जाती है? सर जैसे देखिए डिप्रेशन की या कोई भी डिसऑर्डर की दवाइयाँ हैं, सो एसएसआरआईज दी जा रही हैं, तो वो आपके अंदर सेरोटोनिन बनाती नहीं है, जितना नेचुरल अंदर केमिकल बन रहा है उसे थोड़ा सा रोक कर चलती है, ताकि एक पर्सन थोड़ा नॉर्मल फील करे। यानी कि मेडिसिन सिम्टम्स पर काम करती हैं, जैसे अगर बेचैनी हो रही है तो बेचैनी को टेम्परेरी रिलीफ दे सकती हैं, थॉट प्रोसेस नहीं चेंज कर सकती हैं। तो जैसे अगर कोई 10 साल से डिप्रेशन की दवाई खाता हुआ आया तो एकदम तो नहीं छुड़ाते, क्योंकि बॉडी एडिक्ट हो गई है उसकी, तो एकदम छुड़ाने पे तो बहुत उसको तकलीफ हो सकती है। हम क्या करते हैं, जब उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं तो हम उस पर्सन को जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, उसका चाइल्डहुड कैसा रहा, फिर उसके बाद उसके खुद के अपने पर्सनल बिलीफ क्या हैं और उसके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे जिसकी वजह से वो इस स्टेज पर पहुंचा, और क्या गलती वो रिपीट कर रहा है, वो गलतियां पकड़ते हैं, तो उसका पूरा स्केच बनाते हैं, फिर उसको समझाया जाता है और उसको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं ये पर्सन रिटन में बहुत अच्छा है या ये एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा है, इसकी फैमिली सपोर्टिव है नॉन सपोर्टिव है क्या है। तो जैसे जिसकी फैमिली नॉन सपोर्टिव होती है तो वहाँ पर पर्सन को धीरे धीरे रिकवरी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर छत में अगर कहीं से पानी आ रहा है, अब हम क्या करें, नीचे छाता लगाकर बैठ गए ऐसे, या फिर बार बार पोंछा लगा रहे हैं नीचे सुखाने के लिए, और ऊपर हम कुछ रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो कब तक तो छाता होल्ड करेंगे और कब तक पोंछा लगाएंगे। तो ऊपर अगर छत को रिपेयर करा दें तो सही है। तो जिन लोगों के घर में लगातार प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों के आसपास ऐसे एक्सपीरियंसेस रिपीटेड होते रहते हैं, उन्हें आप कितना भी समझा लीजिएगा, लेकिन हर एक एक्सपीरियंस उनके सामने, हर एक अब्यूज़, जैसे किसी के पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हैं तो वो घर में इतना ज़्यादा कलेश है, आप उसे कितना भी पॉजिटिव कर लो, वो खुद भी अपने अंदर कितना भी इंटरनल डायलॉग्स, अफर्मेशंस, इनकैंटेशंस कितना भी बोलेगा, लेकिन क्या होगा, वो क्या फिर वहीं पर घूम कर रह जाए। सबसे पहले हम कहते हैं एनवायरनमेंट ठीक करना। अगर पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते हैं तो हम कहते हैं पेरेंट्स से थोड़ी टाइम के लिए अलग हो जाओ,
ओके। और जिसके पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं वहाँ पर रिजल्ट्स बहुत ही क्विक आते हैं। तो बिहेवियर को चेंज करते हैं, थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं, तो वो जो 10 साल से 20 साल से कोई दवाई खा रहा होता है, धीरे धीरे डोजेस कम होना शुरू हो जाती हैं। फिर उनके जो साइकेट्रिस्ट से जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो वो जब जाकर उन्हें बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरा मूड नेचुरली भी अच्छा रहने लगा है, मैंने ये एक्टिविटीज़ करी हैं, तो साइकेट्रिस्ट भी उनकी मेडिसिन रिड्यूस करने लग जाते हैं। और धीरे धीरे 6 महीने में, साल भर में उनकी मेडिसिन टेपर ऑफ हो जाती हैं और वो विदाउट एनी मेडिसिन सपोर्ट नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। ग्रेट। सो कशिका जी, सच अ इंटरेस्टिंग डिस्कशन इट इज़ गोइंग ऑन। दोस्तों देखिए, आपके डिप्रेशन को क्योर किया जा सकता है। 95% डिजीज़ आपकी साइकोसोमेटिक है, उन्हें आप ठीक कर सकते हैं। सुसाइडल केसेस को, ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, हर चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं। बस आपको एक चाहिए राइट काउंसलर, राइट एनवायरनमेंट, राइट वातावरण, राइट गाइडेंस एंड अपने आप को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी। कशिका जी, सच में हज़ारों लोगों को आपने हेल्प किया है और भगवान ने शायद आपको इस बड़े काम के लिए चुना है एंड आगे भी आप ऐसे ही लाखों लोगों को हेल्प करते रहें। दोस्तों, इस पॉडकास्ट को ना सिर्फ आप देखें, प्लीज़ हज़ारों लोग जो बीमार हैं और फालतू में बहुत सारा उनका खर्चा हो रहा है, उन सभी तक ज़रूर पहुंचाएं, बिकॉज इट कैन रियली हेल्प मैनी पीपल। ये हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, आज कशिका जी इतने सारे वीडियोस बना रही हैं, आप उनके चैनल पे जा सकते हैं और मैंने भी कई उनके वीडियोस देखे हैं एंड दे आर लाइक सुपर्ब वीडियोस। आप में से हर एक इंसान उन वीडियोज़ को देखें, उनकी एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड करें। मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू रियली टेक्स लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सोसाइटी and then you will be able to grow. Kashika ji, any final thought which you want to share with the audience? मैं हमेशा अपने ऑडियंस को भी बोलती हूँ और आज सभी लोग जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या का इलाज बिना दवाई के संभव है। बस एक चीज़ चाहिए कि मुझे ठीक होना है। ये इंटरनल डायलॉग अगर आपका है कि मुझे ठीक होना है, तो आपको कोई ठीक होने से रोक ही नहीं सकता, चाहे आपको कोई भी परेशानी हो। तो बिना दवाई के जब आप एटीट्यूड रखेंगे यहाँ पर मुझे ठीक होना है, इस प्रोसेस में आप इतने कमाल के, इतने बेहतरीन इंसान बन जाएंगे कि आपको लगेगा कि थैंक यू, ये परेशानी आई, ये बीमारी आई और मुझे क्या से क्या बनाकर चली गई। ट्रू। सो ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहती हूँ, ये मैंने जिया है। मैंने एक तरीके से एक टाइम पर नर्क जैसा सिम्टम भी झेले हैं। मुझे पता है कि अगर कोई आता है तो वो जब कह रहा होता है ना, उसकी आंखों में आंसू होते हैं या साइलेंटली वो अंदर से रो रहा होता है जी। तो एक ऐसा कनेक्शन है कि मैं समझ जाती हूँ कि इसके अंदर क्या पीड़ा हो रही थी। इसीलिए मेरे क्लाइंट्स हो या फिर कोई भी यूट्यूब पर भी जो कमेंट्स होते हैं, मैम जो आप बोल रही थी ना, वो मेरे साथ जो हो रहा था वो था। आपको कैसे पता चलता है कि एग्जैक्टली ऐसा फील होता है। सो मैं आप सब लोगों को एक यही विश्वास देना चाहती हूँ कि आप किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या से जूझ रहे हो, बिना किसी दवाई के आप पूरी तरह से उससे बाहर आ जाएंगे और खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे, बिल्कुल खुशहाल ज़िंदगी। सो दोस्तों, ये थी कशिका जैन मैम एंड बहुत ही पावरफुल डायनेमिक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए आई है। इस पॉडकास्ट में निकल के लाखों लोगों की काफ़ी सारी बीमारियों का सोल्यूशन होने वाला है। सो मेक श्योर दैट यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्प्रेड दिस पॉडकास्ट एंड एट द सेम टाइम हेल्प as many people as possible. So thank you so much Kashika ji for coming to the studio. I know it's a precious time and बहुत समय निकाल के आप यहाँ आए और this valuable information भगवान करे ये सब तक पहुँचे। So thanks a lot once again. Thank you so much sir. और आपने ये जो पॉडकास्ट शूट किया है मेरे साथ, ये डेफिनेटली बहुत लोगों को हेल्प करेगा और मुझे भी बेहद खुशी हुई कि आपसे मिलकर। आप ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और सोसाइटी में इतना अवेयरनेस, अलग अलग फील्ड्स में आप इस तरीके से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियोस हैं। क्योंकि आपकी कुछ वीडियोस स्पेशली मैं बताती हूँ, होपोनो एक टेक्निक पर आपने जो बनाई थी वीडियो, वो मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लगी। क्योंकि मेरे एक क्लाइंट ने बेसिकली जब वो टेक्निक देख कर आए थे तो उन्होंने आपका नाम लिया था। सोचा नहीं था उस वक्त कि इतनी जल्दी आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो मुझे भी ये पॉडकास्ट आपके साथ शूट करके बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। वी अट्रैक्ट ईच अदर फॉर सम और द अदर ग्रेट पर्पस एंड आई थिंक दिस इज द best purpose for which we are meeting. Thank you so much and look forward to have more conversations like this on various issues. जैसे जैसे issues आते जाएंगे, 6, 7, 10 इकट्ठे हो जाएंगे, मैं आपको फिर बुलाऊंगा। Sure, thank you so much. मैं फिर से आपसे जुड़ना बहुत अच्छा लगेगा। Thank you everyone, lots of love and आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। Be happy, take care.